आगे अब जरा बात करते हैं चीन की भी और बात करते हैं यूक्रेन और रूस की भी। सबसे पहले यूक्रेन और रूस के हवाले से खबर आपको बताते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस के अंदर आज भी घमासान जारी है और आज जहां अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सबकी नजरें थी, तो भारत ने भी अपना मौक़िफ़ एक बार फिर रूस के हवाले से, यूक्रेन के हवाले से और वहां पर फंसे भारतीयों के हवाले से सामने रख दिया है। जी हां, बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 13वां रोज है और 13वें रोज भी लगातार जंग मुख्तलिफ शहरों के अंदर, यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है हालात कशीदा हैं। कल अगर हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जो वफूद की तीसरे दौर की बातचीत थी वो बेनतीजा ही साबित हुई है, लेकिन दोनों ने इस बात पर एतमाद जाहिर किया है कि आगे भी उनकी बातचीत जो हो, दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि यूक्रेन के अंदर अमन और हालात को बेहतर करने की ज़रूरत है। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जिस तरह से हालात कशीदा है, वहीं पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ साथ भारतीय शहरी भी सोमी जो शहर है जहां पर हालात कशीदा है, वहां पर शहरियों की एक बड़ी तादाद वहां पर फंसी हुई है। आपको बताते ये भी चले हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन के अंदर एक और, जहां पर रूस की जानिब से वहां पर इंटरनेट खदमात को फिलहाल बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ यूक्रेन शराइत पूरी करेगा तो यकीनी तौर पर यह रूस की जानिब से कहा गया है कि अगर यूक्रेन जो शराइत रखी गई है उन्हें पूरा करेगा तो हालात वहां पर ठीक हो सकते हैं, ये रूस की जानिब से कहा गया है। जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं कि क्या कुछ इस वक्त ताज़ा तरीन खबर है जी यूक्रेन और रूस के हवाले से। हमारे साथ रहमत कलीम ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नेशनल हेड जो हैं जी फॉरेन डेस्क के। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज भी हम देख रहे हैं कि कल राहदारी देने की बात कही गई थी, भारतीय शहरियों को वापस निकालने की बात कहा जा रहा था, लेकिन कल ही इस बात का खदशा भी लग रहा था कि जनाब इंतहाई अहम पड़ाव पर जो है वो ये ऑपरेशन गंगा शुरू हो गया है, जहां एक तरफ से ऑपरेशन गंगा के हवाले से अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, वहीं पर क्या वाकई तौर पर अभी जब आप और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच कोई मुआहिदा तय पाया गया है कि जनाब अब गोली नहीं चलेगी, अब खून नहीं गिरेगा? जी देखिए, बिल्कुल कल तीसरे दौर की मीटिंग शुरू हुई थी और मीटिंग कल भी बेनतीजा रही, इसलिए तय किया गया कि हम 10 घंटे के फ़र्क के साथ फिर से चौथे दौर की मीटिंग शुरू करेंगे। यानी आज भी फिर से मीटिंग शुरू होने वाली है, चौथे दौर की मीटिंग शुरू होगी। चूंकि तीसरे दौर का जो नतीजा निकला वो यही निकला जो दूसरे दौर में निकला था, यानी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को लेकर के थोड़ी सी मुस्बत पहल जरूर हुई है, लेकिन रूस ने कहा कि हमारी शर्तों पर बात करने के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है, हमारी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा पेशरफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी सूरत हाल जो कि तुम बनी हुई है, चौथे दौर की मीटिंग शुरू होगी तो उसमें मुमकिन है कि कहीं कुछ नया देखने को मिले, कोई इत्तेहाद हो, कोई इत्तेफाक हो। लेकिन आज सुबह रूस की जानिब से एक और फैसला किया गया और वो सीज फायर का फैसला था। क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि रूस की जानिब से सीज फायर का ऐलान किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी गोले बारूद बरसते हैं। आज जब सीज फायर का ऐलान किया गया है, मॉस्को में जो वक्त है 10 बजे के मुताबिक वहां का मकामी वक्त है, उस वक्त से लेकर के शाम के 6 बजे तक का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। लेकिन इस बीच ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर अब इस जंग में नई तस्वीर, खराब तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। कई जगहों पर, कई शहरों से खबर मिल रही है कि वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने की चीजें नहीं है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर बड़े पैमाने पर जो खराब सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है वो निकल कर आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जा रहा है उस पर यूक्रेन इसलिए भी एतराज कर रहा है और ऑब्जेक्शन इसलिए भी है कि यह कॉरिडोर सीधे तौर पर या तो रूस की जानिब जा रहा है या बेलारूस की जानिब जा रहा है। यानी सब कहीं ना कहीं रूस के पाले में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पर यूक्रेनी इंतजामिया, यूक्रेन के सदर हो या फिर यूक्रेन की सरकार, वो नाराजगी जाहिर करते हुए इसे गैर अखलाकी तौर पर गैर अखलाकी बता रहा है। तो ये सूरत हाल है कि आज जब सीज फायर का ऐलान किया गया, शहरियों के इनखला पर जोर दिया गया है, तो क्या सच में गोले बारूद थम जाएंगे, उसके बाद ही ये इनखला होगा? क्योंकि कल परसों 2 दिन हमने देखा कि इनखला का अमल रुक गया था, इसीलिए कि सीज फायर का ऐलान करने के बावजूद गोले बारूद बरसाए जा रहे थे। तो देखना होगा कि जो ऐलान किया जा रहा है, जो बयानात आ रहे हैं सामने, जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो फैसले जमीन पर उतरेंगे या नहीं इस बार, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का जो खतरा
खतरा है, वो खतरा किस हद तक कब तक दूर होगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल रहमत, ये तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात है, लेकिन अगर जंग लड़नी है यूक्रेन ने, उसको चाहिए हथियार, और हथियार को लेकर वो लगातार यूरोपियन यूनियन और मगरबी दुनिया से आवाज लगाता रहा है और कुछ हद तक कामयाबी भी हुई। लेकिन एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट अमेरिका के जाविये से लग रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो नायब वजीर खारजा है उनका बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्क अब तक यूक्रेन को हथियार फराहम करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह मजीद मुश्किल हो सकता है। तो क्या इस बात की अक्कासी हो रही है कि रूस मनसूबाबंद तरीके से जो चाह रहा था वही हो रहा है, और तमाम नाके जो उनके लगे थे वो अब और ज्यादा सख्त होंगे, और यूक्रेनी हुकूमत के लिए अब बचना और सस्टेन करना और मुश्किल होगा? अगर मैं इस बयान को इस तरीके से पढ़ूं जो वजीर खारजा का बयान अमेरिका का थोड़ी देर पहले आया है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी तस्वीर है, चूंकि सिर्फ यूरोपियन ममालिक ही नहीं, कुछ और ममालिक की जानिब से हमने देखा कि हथियार फराहम करने के और अपने जंगजू भेजने का भी फैसला किया गया। कल हमने एक खबर ब्रेक की थी कि किस तरह से अमेरिका के जो रिटायर्ड फौजी जवान हैं वो किस तरह से यूक्रेन में लड़ने के लिए आ रहे हैं। यूक्रेनी जो अपना शहर, अपना वतन छोड़ के गए थे वो वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके पास हथियार की किल्लत है। हथियार कुछ जगहों से आए थे, कुछ मकामात से, कुछ ममालिक से, लेकिन वो नाकाफी है। चूंकि एक जंग लड़ने के लिए आपको सिर्फ हथियार और मैन पावर की जरूरत नहीं होती है, आपको सबसे अहम होता है आपके लिए स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपकी प्लानिंग क्या होती है, आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपको किस तरह से जंग लड़ने हैं, किस तरह से टैकल करने हैं। ये तमाम चीजें जब होती हैं तब जाके आप जंग में फेस टू फेस मुकाबला कर पाते हैं। हाँ, ये है कि इसका फायदा ये होगा यूक्रेन को कि आप 10 के बजाय 5 मार देंगे, धोखे से, तुक्के से, किसी कोने में छुप करके किसी तरह से हमला करके मार देंगे। लेकिन जिस स्ट्रेटेजी के साथ रूस चल रहा है, रूस को यकीनी तौर पर दुनिया मानती है कि रूस को अगर यूक्रेन पर कब्जा करना होता तो 2 दिन काफी था, तबाह बर्बाद करके कब्जा कर देना। वो प्लान नहीं है। प्लान यह है कि डीमिलिटराइजेशन करना है। डीमिलिटराइज करने के लिए जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश करीब 70% कामयाब हो चुकी है। सिर्फ एक मसला है कीव, क्योंकि वहां ज़ेलेंस्की अभी भी मौजूद है और ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि जब तक जिएंगे तब तक कीव में रहेंगे, और यह बड़ा एक सरदर्द पैदा हो सकता है रूस के जानिब से, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपने ज़ेलेंस्की की बात की है तो उनके अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो हुआ है, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का वीडियो पैगाम सामने आया है और उन्होंने खुद को कीव में बताया है और साफ कर दिया कि मैं कहीं छुपा नहीं हूं, जो मैं सबके सामने हूं और अपनी आवाम के साथ हूं। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब खबर ये भी आ रही है कि रूस के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर जो थे वो मारे गए। 7th डिवीजन के जो रूसी आर्मी के अफसर थे वो यूक्रेनी स्नैपर्स ने मार दिया है। तो रूस को भी तो नुकसान हो रहा है यहां पर। जी बिल्कुल, रूस का भी नुकसान हो रहा है। ये दूसरा बड़ा नुकसान हुआ मेजर जनरल विटाली, जो बहुत ही अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं और बहुत अच्छे मकाम पर डिफेंस के सेक्टर में उन्होंने काम भी किया है। तो मेजर जनरल विटाली के हवाले से कहा जा रहा था कि ये एक बहुत ही लीड रोल में किरदार अदा कर रहे थे और बहुत ही ओपनली अपना किरदार अदा कर रहे थे, और इसे खार्किव में मारा गया है। जो हमें खबर मिली कि खार्किव में इस पर गोलियां चली हैं और खार्किव में ये हलाक हुआ है। तो ये नुकसान है। जाहिर सी बात है, जंग जब होगी तो इतने बड़े पैमाने पर आप एक मुल्क से जंग रहे हैं तो आपको इस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। यह रुकावट नहीं है रूस के कदम के लिए, रूस के चलने के लिए। रूस का प्लान पूरे हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पूरी दुनिया यानी कि 70% की आबादी एक तरफ है, 30% की आबादी में भी 20% एक तरफ, 10% खामोश है। यानी कि 70 वर्सेस 20% आबादी को 20% ने जिस तरह से खामोश किया और 70% ने जिस तरह से धोखा दिया है, वो अपने आप में हैरानी वाली बात है। और उन तमाम ममालिक के लिए जो छोटे छोटे हैं, जिनको दूसरे के साथ जीना आता है, जो दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, उन ममालिक के लिए एक सबक भी है कि इस तरह से आप जब पूरे यूरोपीय यूनियन पर भरोसा करते हैं, अमेरिका पर भरोसा करते हैं, जापान पर भरोसा करते हैं, अब जब मुश्किल सूरत हाल होती, चूंकि इन ममालिक की जरूरत यूक्रेन को अभी थी, इससे पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब जरूरत का वक्त होता है तो फिर डर के मारे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी। अब यूक्रेन ने भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो रही है और यूक्रेन ने शहरियों के इनखिला के लिए महफूज राहदारी की रूसी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। यह खबर एएफपी के हवाले से हमारे पास आ रही है कि यूक्रेन ने रूस की जानिब से शहरियों के इनखला के लिए महफूज राहदारी की पेशकश को गैर इखलाकी और नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तो क्या मैं ये समझूं कि अब जो जहां फंसा है
वो मजीद मुश्किलों में पड़ेगा। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो मुस्तकिल नुमाइंदे भारत के हैं, उन्होंने भी कल इस बात की आवाज़ दी है कि देखिए, हम जो राहदारी की बात कर रहे थे, हम जो सिविलियनों को बाहिफाजत बाहर निकालने की बात कर रही है, उसका अभी तक भी माकूल असर ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन ने इसको मुस्तरद कर दिया है एक तरफ। जी बिल्कुल, हमने पहले ही कहा कि यूक्रेन इस पर ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहा है। दरअसल ये जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, जो रास्ते तय किए गए हैं कि आपको कीव के खारसियों से, खारकिव से निकलना है, तो जाना कहाँ है, ये आज़ादी नहीं है। आपको यहाँ से निकलने के लिए जंग ज़दा मुल्क से निकल करके आपको अगर सेफ पैसेज दे रहा है तो सिर्फ दो एरिया है, वो है बेलारूस का हिस्सा और पहला है रूस का हिस्सा। इन दो मुल्कों में ही आप जा सकते हैं, वहां से आप किसी तीसरी जगह जा सकते हैं, उसके लिए आज़ादी आपको होगी। चूंकि जब यहाँ इन दोनों मुल्कों में जाएंगे तो वहां से आप यूक्रेन के हक में, रूस के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते। यह भी एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग है। जाहिर सी बात है, हमने पहले ही कहा कि रूस जिस प्लानिंग के हिसाब से काम जो प्लान किया था, उस प्लानिंग के हिसाब से वो 70% कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी प्लानिंग पूरी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। और दूसरे दौर की मीटिंग हुई है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का ऐलान किया गया था। यह एक प्लस पॉइंट रूस के हक में जरूर है और फंसे हुए शहरियों के हक में जरूर है, लेकिन ये जो यूक्रेन और रूस का सियासी माहौल है, उसमें जाहिर सी बात है इन्हीं लोग का नुकसान होगा जो फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर वो अपनी जान बचा के बेलारूस जाना चाहते हैं तो भी उन्हें रोका जाएगा और उनके लिए खतरे ही खतरे रहेंगे। तो ऐसे में पॉलिटिक्स से ऊपर उठते हुए फटाफट इस पर बात कीजिएगा रहमत। एक ये कि यूक्रेन और रूस लड़ रहा है, यूक्रेन के अंदर लड़ाई चल रही है, यूक्रेन तबाह हो रहा है, तस्वीरें हम टीवी पर दिखा रहे हैं, लेकिन विद इन द रूस, जो मैं कल भी बात कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पाबंदियां मीडिया पर लग गई हैं और तकरीबन 5000 के करीब लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है पिछले 48 घंटों के दौरान। तो क्या हम ये समझे कि जो रूसी सदर का प्लान है उसे रूसी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये फसाद और ये जंग और ये कत्ल गारत की सिलसिले को बंद किया जाए, और हम जी ठीक थे, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। और रूस के खिलाफ ये होना कहीं ना कहीं तय पाया जा रहा है, और ये जो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, ये रूसी सदर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। जी देखिए, बिल्कुल इस आवाज की दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि यूक्रेन में भी और रूस में भी और दुनिया के किसी भी ममालिक में एक बड़ी आबादी ऐसी होती है जो जंग और खून खराबे में यकीन नहीं रखती, वो अमन पसंद होती है, अमन के जरिए बातचीत के जरिए मसले का हल चाहती है। रूस में भी एक बड़ी तादाद है। यही वजह है कि हमने पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू ये एहतजाज देखा। गिरफ्तारियां 5000 से 7000 के बीच में हुई हैं। कल एक पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इसलिए कि वो जंग के खिलाफ तकरीर कर रहा था। तो यह है कि यूक्रेन के अंदर जो जंग चल रही है उसके खिलाफ एक तो ये अमन पसंद लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार, जिनके ताल्लुकात या तो यूक्रेन में है, जिनका या तो काम यूक्रेन में है, बिजनेस यूक्रेन में है, या इनका किसी न किसी तरह से जुड़ाव जो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस जंग की वजह से, वो लोग हैं। ये दो आबादी बड़े पैमाने पर निकल करके, इसमें एनजीओ भी है और सोशल वर्कर भी है, वो सब निकल करके एहतजाज बुलंद कर रही है। जाहिर सी बात है ये हर मुल्कों में इस तरह का देखने को मिलता है। यही वजह है कि ये जंग की, ये एहतजाज की आग बड़ी ऊंची ना हो जाए या तेज ना हो जाए, इसके लिए पहले दिन से ही काउंटर किया गया था। पहले दिन हमने 1100 लोगों की गिरफ्तारी की खबर पड़ी थी और अब तक के 5 से 7 हजार लोगों की गिरफ्तारी की खबर पड़ी। तो ये आवाज रूस दबाने की कोशिश जरूर कर रहा है तब तक के लिए, जब तक के लिए यूक्रेन का किस्सा तमाम ना हो जाए, वहां का जो प्लान है वो कामयाब ना हो जाए, उसके बाद फिर आजादी उन्हें दे दी जाएगी। तब मुमकिन है कि फिर से एहतजाज करेंगे और आवाज उठाएंगे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ, इंसानी बहरान हुआ, इंसानियत का खून हुआ। ये जो तरह तरह की बातें जो होती है वो सारी बातें बाद मुहर्रम ये लोग करेंगे, लेकिन अभी जो करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें दबाने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और जब हम आपके सामने ये बात बता रहे हैं तो राहदारी मतलब सबसे बड़ा मामला है कि जनाब जो गैर मुल्की वहां पर है, ना यूक्रेनी है ना रूसी है, बाहर के मुल्कों के लोग वहां पर पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर सेफ पैसेज की अपील जो है वो दोनों लोगों से की है, यानी रूस से भी की है और यूक्रेन से भी की है। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात है, और ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि जनाब कैफ या खरकीब से जो लोग निकलना चाहते हैं उन्हें निकलने की इजाजत दी जाए, फौज उन्हें किसी तरीके से तंग तलब ना करें। और तीसरा बड़ा मामला यह है कि जिन एटॉमिक रिएक्टरों की बातें हो रही थी, जिन पावर स्टेशनों की बातें हो रही थी, वहां से अब एनर्जी का इखराज होना शुरू हो गया है। अगरचे आईएईए एजेंसी की तरफ से जो बात सामने रखी गई, उनका मानना है कि इस पर गहरी नजर रखी जा रही है ताकि मजीद फैलाव ना हो और इससे इंसानी जानों का जिया ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हजारों की तादाद में इस वक्त लोग यूक्रेन छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता कहीं पर भी नहीं है।